नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेव्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं जीके जीएस का। और जीके जीएस में जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो इसमें आप देखते हो हिस्ट्री के क्वेश्चंस, पॉलिटी के क्वेश्चन, इसके साथ साथ ज्योग्राफी के क्वेश्चन, इसके साथ साथ आप देख रहे हो कि आपके इकोनॉमी के क्वेश्चन, इकोनॉमी के साथ साथ आप देखोगे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन के साथ साथ आप देखोगे कुछ साइंस के क्वेश्चन, साइंस के साथ साथ आप देखोगे तो यूपी स्पेशल के कुछ क्वेश्चंस, और यूपी स्पेशल के साथ साथ आप सेंसस सेंसस के भी कुछ क्वेश्चंस आप पा रहे हो। ठीक है, तो ये आपका सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। चाहे आप एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे तो आप यूपीएसआई का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे तो यूपीपी का देने जा रहे हो, चाहे तो लेखपाल का तैयारी कर रहे हो, चाहे तो पेट की आप एग्जाम की प्रिपरेशन करो, किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, ये आपको हेल्पफुल करेगा। ठीक है, वहीं अगर हम आपसे बातचीत करते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया गया है वो ये है, जीके जीएस बाई सुधांशु सर। यहाँ पर आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी और वीडियो की लिंक के साथ साथ क्लास का जो पीडीएफ होता है वो भी आपको यहाँ पर टाइमली अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अगर सेशन अच्छा लगे तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बढ़िया क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, सरल क्वेश्चन है। बस पहला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया। कह रहे विचार एवं अभिव्यक्ति, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? कौन सा शामिल है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो पहले तो समझो ये आर्टिकल 19 में कहा गया, अनुच्छेद 19 में कहा गया। जब हम अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तो आप देखोगे तो सबसे पहले इसमें कहा गया अनुच्छेद 19 की, जब हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ये कहता विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब पहला तो आर्टिकल यही आपका हो गया। और इसके अंतर्गत जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो ढेर सारे आपको अधिकार मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बातचीत करें तो आप देखोगे इसके अंतर्गत इसका जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी है, ये कहेगा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता आपको होगी, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता होगी, सम्मेलन की स्वतंत्रता होगी, ध्यान सुनिएगा, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता आपको होगी। इसके साथ साथ इसका आर्टिकल सी क्या कहता है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी क्या कहता है, ये कहता है संघ या यूनियन बनाने की शक्ति होगी, संघ या यूनियन बनाने की शक्ति होगी, यूनियन बनाने की शक्ति होगी, है ना। अगली बातचीत करें, अगला आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जो डी है वो क्या कहता है, ये कहता है पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। ठीक है, घूमने की स्वतंत्रता इसी आर्टिकल के अंतर्गत आपको दी गई है। ठीक, अगली बातचीत करें, अगला जो है आर्टिकल इसका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जो है ई क्या कहता है, भारत के किसी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, भारत के किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम और थोड़ी सी जगह नीचे लिख देते हैं, अगर हम आपसे बातचीत करें तो इसका आर्टिकल जो है ई के बाद अगर हम आपसे बातचीत करते हैं एफ, एफ जिसको हटा दिया गया, वो क्या था, वो संपत्ति का अधिकार था। इसके बाद एक आर्टिकल जी है, मतलब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी क्या कहता है, ये कहता है भैया कोई भी पेशा या व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता, कोई भी पेशा, व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता करने की स्वतंत्रता की बात कौन करता है, स्वतंत्रता की बात आपका आर्टिकल 19 करता है। तो ये स्वतंत्रताएं आपकी दी गई। अब कह रहे कौन कौन शामिल है, अब प्रश्न को देख लेते हैं, ग्रीन से कर दे रहा हूं, सब कुछ लिख दिया हूं। देखो, तो प्रेस की स्वतंत्रता किसमें शामिल है, बताओ भाई, क्या इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, बताओ। तो शामिल है सर। प्रेस की स्वतंत्रता के साथ साथ प्रदर्शन एवं विरोध का भी अधिकार शामिल है, बिल्कुल शामिल है। चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है, लेकिन स्ट्राइक करने की स्वतंत्रता शामिल नहीं, हड़ताल करने की स्वतंत्रता शामिल नहीं। ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। और जब ये नहीं है तो आप 4 हटा दोगे, कौन सा सही हो जाएगा, तो आप कहोगे 1, 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1, 2 और 3 सही है। ये आपके क्या है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत सारे के सारे आर्टिकल आपके शामिल है। ठीक है, अगली बातचीत करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बातचीत करें।
कह रहे हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखेगा? तो आर्टिकल 42 क्या कहता है? तो आर्टिकल 42 कहता है काम की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं, काम की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं एवं मानवोचित दशाओं की बात करता है। कौन? आर्टिकल 42। हाँ? और इसी में प्रसूति सहायता की भी बात करी जाती है, स्त्री एवं प्रसूति सहायता की बात करी जाती है। ठीक है, प्रसूति सहायता की बात। आर्टिकल 45 क्या कहता है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रावधान करता है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के शिक्षा संबंधी प्रावधान, शिक्षा के संबंध में जो प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 45 का है। आर्टिकल 50 क्या कहता है? तो आर्टिकल 50 सिंपल सी बात करता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। आर्टिकल 50 ही कहता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। और 51 क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कौन करता है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करेगा आर्टिकल 51। तो ये जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सारे हैं, ये सब के सब क्या है? डीपीएसपी में दिए गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, पूरा देख लो। कह रहे हैं द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग। कह रहे हैं कि भारत की संसद निम्न में से किस से मिलकर बनती, किससे मिलकर बनती? तो कह रहे हैं लोकसभा से मिलकर बनती है, राज्यसभा से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, उपराष्ट्रपति से। तो आप सबको पता है कि आर्टिकल नंबर 79 हम लोग पढ़ते हैं कि भारत की एक संसद होगी और संसद के अंग क्या क्या होंगे? तो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति के साथ साथ क्या होगा? लोकसभा होगी, और लोकसभा के साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो राज्यसभा भी होगी। राज्यसभा भी क्या होगी? राज्यसभा इसका कंपोनेंट होगी। मतलब उपराष्ट्रपति साहब नहीं होंगे, बाकी तीनों होंगे। तो 1, 2 और 3 कहाँ कहाँ? देखो 1, 2 और 3, मतलब ऑप्शन नंबर जो है 3 नंबर का ऑप्शन क्या हो? 3 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। समझ में आया? अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहे कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया। कह रहे संविधान के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों की परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, जेबी कृपलानी थे, सरदार पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिएगा, कौन था अध्यक्ष? कौन था? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए। तो उत्तर की जब हम आपसे बातचीत करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे तो हम कहेंगे भैया सरदार पटेल जी क्या थे? सरदार पटेल इस समिति के अध्यक्ष थे। कौन? तो मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों की परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी थे। अच्छा, वही अगर हम आपसे बातचीत करें, जवाहरलाल नेहरू किस संविधान सभा समिति के अध्यक्ष थे? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा जाता है, छोटे मोटे बार नहीं, बहुत बार पूछा जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू, आपको पता है कि पहले बात इनके बारे में, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मतलब उद्देशिका भारत में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत करते हैं संविधान सभा में, 22 जनवरी 1947 को ये पारित हो जाती है। इसके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपसे बातचीत करेंगे तो ये संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछता है। ठीक है, इसके साथ साथ बातचीत करें तो राज्य समितियों के भी अध्यक्ष कौन थे? राज्य समिति के अध्यक्ष आप देखोगे जवाहरलाल नेहरू देखने को मिलेंगे। और जवाहरलाल नेहरू के बाद राजेंद्र बाबू के बारे में बातचीत करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बातचीत करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखोगे प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे, नियम समिति के अध्यक्ष थे। इसके साथ साथ और अगर हम आपसे बातचीत करें प्रक्रिया नियम समिति के साथ साथ बातचीत करें, संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। कौन? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष भी आप देखोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखने को मिलेंगे। और जेबी कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। कौन? मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे, आपके उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी जी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सरदार पटेल जी क्या थे? मूल अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष थे। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रियम्बल इज करेक्ट। करें
प्रस्तावना या उद्देशिका के संबंध में कौन सा कथन सही? कौन सा कथन सही? तो कह रहे हैं कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, मतलब प्रस्तावना, द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अंग है। दूसरा कह रहे हैं प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता। भैया केशवानंद भारती केस कहता है प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। और ध्यान दीजिएगा, संशोधन में बस मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए, इतनी बात करी गई, मतलब दूसरा कथन गलत है। और ऐसी स्थिति में क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये तत्व देश के शासन में मूलभूत है। कह रहे हैं कि दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस, तथा विधि बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। और कह रहे हैं कि एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। कह रहे हैं कि यह किससे संबंधित है? तो कानून बनाते समय, विधि बनाते समय राज्य किस चीज का ध्यान रखेगा, किस चीज को फोकस में रखेगा? तो कानून बनाते समय, अधिनियम बनाते समय राज्य को यह दायित्व सौंपा गया है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेगा। तो ये राज्य के लिए निर्देश है, राज्य को दिए गए निर्देश है, राज्य के लिए दिए गए निर्देश हैं कि जब हमारे पास, जब राज्य के पास क्या हो जाएंगे, संसाधन हो जाए, तो इनको धीरे धीरे आप अपने नागरिकों को देना शुरू करो। ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। और ये आप देखोगे भाग 4 में, भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, इसमें इसके बारे में चर्चा है। अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 के बीच में दिया गया। भाग 3, तो ये हमने कहां से लिया? ये भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। और मूल अधिकार आप देखोगे आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 है। और ये हमने अमेरिका से लिए, यूएसए से लिए। मूल कर्तव्य भाग 4A में है, भाग 4A में है। ठीक, भाग 4A में, इसको हमने सोवियत संघ से लिया है, सोवियत संघ से लिया है। मूल संविधान में नहीं थे, 42वां संविधान संशोधन किया था, 42वां संविधान संशोधन किया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था। और ये कब किया था? तो 1976 में किया था। तो सरदार सरोवर सिंह समिति की सलाह के आधार पर इसको किया गया। ये नागरिकों के कर्तव्य है कि नागरिक को क्या क्या करना चाहिए, नागरिकों के ये कर्तव्य दिए गए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कह रहे हैं लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। कब? राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। कह रहे हैं कि एट द विल ऑफ द प्रेसिडेंट, बाय द स्पीकर, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ स्पीकर, स्पीकर की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। कब भंग की जा सकती? तो जब हम आपसे बातचीत करते हैं, लोकसभा को भंग करने की बात आती, तो कहेंगे कि राष्ट्रपति के कार्य अपने मन के नहीं होते, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर कार्य करता है। और इसी के बिहाफ पर कहेंगे बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। याद रहेगा, भंग किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 नंबर का सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कह रहे मेंबरशिप ऑफ विच प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज इंक्रीज्ड ट्वाइस बाय अमेंडिंग द यूएन चार्टर। कह रहे कि संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद, न्यासी परिषद और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 2 बार संशोधन करके क्या किया गया? सदस्य संख्या को बढ़ाया गया। मतलब 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का डी आंसर। 9 नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर, लिखित, रिटन, ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट। तो कैबिनेट की भी बात, तो आप कहोगे सर ये आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है ना। और नेशनल इमरजेंसी में क्या किया गया है? ये हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा गया। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये कब का है? 44वां संविधान संशोधन है 1978 का, जनता पार्टी सरकार ने करा था। और यहां पर कहा गया था कि भैया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया कि राष्ट्रपति लिखित सलाह के आधार पर ही क्या करेंगे? आपातकाल अनाउंस करेंगे, आपातकाल की घोषणा करेंगे। ठीक है, आपातकाल की घोषणा करेंगे। तो हम कहेंगे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसी में कहा गया, इसी संविधान संशोधन में कहा गया कि जो आर्टिकल 74 है, आर्टिकल 74 क्या कहता है? ये कहता है कि
आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर कार्य करेगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो पहले इसमें 42वें संविधान संशोधन में किया गया कि राष्ट्रपति पर मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी रख दी गई कि बाध्यकारी नेचर का होगा। और 44वें संविधान संशोधन में यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति सलाह को एक बार लौटा सकता है। इसमें क्या किया गया, राष्ट्रपति सलाह को एक बार लौटा सकता है, केवल एक बार सलाह को एक बार लौटा सकता है, लौटा सकता है कि पुनर्विचार कर ले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन अगर वही फिर से प्रपोजल भेज दिया गया बिना किसी सुधार के साथ, तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य होगा। और इसी संविधान संशोधन में कहा गया कि नेशनल इमरजेंसी के बैकग्राउंड क्या होंगे, तो कहे युद्ध होंगे, बाह्य आक्रमण होगा, और बाह्य आक्रमण के साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो बाह्य आक्रमण के साथ साथ इन्होंने कहा सशस्त्र विद्रोह होगा। पहले आंतरिक अशांति थी, अब ये टर्म रख दिया गया सशस्त्र विद्रोह। तो मतलब आंतरिक अशांति शब्द को रिप्लेस कर दिया गया, आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया, ये शब्द अब नहीं है। ये आंतरिक अशांति को हम दूसरे कलर से काट देते हैं इससे, ये शब्द अब नहीं। तो 44वें संविधान संशोधन में आंतरिक अशांति शब्द को भी सशस्त्र विद्रोह से क्या किया गया था, इससे रिप्लेस करा गया। ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। याद रहेगा, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई, भूल जाओगे। चलिए खैर देखिएगा जो याद कर पाओ। कह रहे हैं कि एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है, आग्नाशय के द्वारा, जठर रस के द्वारा, आमाशय के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिएगा। एमाइलेज एंजाइम का स्राव मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो एमाइलेज एंजाइम का जो स्राव होता है वो आप देखोगे आग्नाशय के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, एमाइलेज एंजाइम का जो स्राव होता है वो आग्नाशय के द्वारा होता है। किसके द्वारा, आग्नाशय के द्वारा होता है। हालांकि आप देखोगे ये मुंह से ही निकलने लगता है, ये जो एंजाइम्स होते हैं ये मुंह से, मतलब जैसे ही खाना हमारे मुंह में जाता है वहीं से आप क्या होता है, आपका ये एंजाइम्स निकलते हैं, लेकिन थोड़ी सी मात्रा में आग्नाशय से भी ये निकलते हैं। द आउटर एंड इनर पार्ट ऑफ किडनी आर कॉल्ड रिस्पेक्टिवली। कह रहे किडनी के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, मेडुला एंड कॉर्टेक्स, नेफ्रॉन एंड कॉर्टेक्स, और नन ऑफ द एबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिएगा। वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्या कहते हैं, तो वृक्क के यानी कि किडनी के बाहरी एवं भीतरी भाग को कॉर्टेक्स एवं मेडुला कहते हैं क्रमशः। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, और भीतरी भाग को क्या कहते हैं, मेडुला के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलो इंसुलिन फॉर कंट्रोलिंग ब्लड शुगर। तो आपको पता है ये लैंगरहंस की जो बीटा कोशिकाएं होती है, लैंगरहंस की बीटा सेल के द्वारा इनको क्या किया जाता है, ये प्रोड्यूस करा जाता है। और ये कहते हैं कहां पर, थायराइड में, पिट्यूटरी में, आग्नाशय में, लीवर में। ये कहां पर होता है, किस ग्रंथि से होता है। चलिए आंसर करिएगा, किस ग्रंथि से होता है, तो हम कहेंगे ये जो होता है आग्नाशय से, पैंक्रियास से होता है। कहां से, आग्नाशय से होता है। तो रक्त शर्करा, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए जो इंसुलिन का स्राव होता है वो पैंक्रियास से, आग्नाशय से होता है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध दर्शाता है। कह रहे फिलिप्स वक्र, लॉरेंज वक्र, लेफर वक्र और कुजनेट्स वक्र। देखो चारों इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलिप्स वक्र मैं समझा देता हूं। एक विद्वान हुए न्यूजीलैंड का जिनका नाम था A.W. फिलिप्स नाम था। ठीक, इन्होंने ब्रिटेन में अध्ययन किया, और अध्ययन किसका किया, इन्फ्लेशन का अध्ययन किया, और इन्फ्लेशन के साथ साथ अध्ययन किया अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का। और इन्होंने क्या पाया, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ये कह रहे थे कि जब किसी देश में इन्फ्लेशन की दर ज्यादा होती, देखो इन्फ्लेशन ज्यादा, तो कहेंगे वहां पर बेरोजगारी कम होगी। और जब इन्फ्लेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो बेरोजगारी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ऐसा कह रहे हैं फिलिप्स साहब। या दूसरी भाषा में कहें, इन्फ्लेशन को आप मजदूरी दर से भी रिप्लेस कर सकते हो। किससे, मजदूरी दर से भी रिप्लेस कर सकते हो, मजदूरी दर। तो कह रहे हैं कि अगर एक राष्ट्र में मजदूरी दर ज्यादा हो तो बेरोजगारी कम होगी, और मजदूरी दर कम हो तो बेरोजगारी क्या होगी, बेरोजगारी ज्यादा हो जाएगी। तो कहते हैं फिलिप्स वक्र क्या करता है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य में संबंध को दर्शाता है। किसके किसके बीच में, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर के मध्य संबंध को कौन दर्शाता है, फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के दर मध्य संबंध को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कह रहे हैं कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कह रहे हैं कि घाटे की वित्त व्यवस्था,
कह रहे हैं कि मुद्रा आपूर्ति में कमी हो जाती, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती, करों में कमी होती, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब एक राज्य या जब एक देश की सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था को अपनाती है, इसका मतलब है घाटे को पूरा करने के लिए नोट छापना। क्या करना? घाटे को पूरा करने के लिए नोट छापना। नोट छापना क्या कहलाता है? घाटे को पूरा करने के लिए नोट छापना, ये घाटे की वित्त व्यवस्था कहलाता है। और जब हम आपसे बातचीत करते हैं, इसकी वजह से जब नोटें छापी जाएंगी कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी, और जब मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है तो देश में इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, और ये अन्य प्रकार की समस्याएं क्रिएट करता है, जो सरकार के लिए अच्छा संकेत नहीं देती। ये सरकार के लिए अच्छा सिम्टम नहीं माना जाता है। 15 नंबर, द मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो मोस्ट पॉपुलर क्या है? मैंने आपको बताया कि वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा क्या किया जाता है? पॉलिसी बनाई जाती है। और ये आंकड़ा जो है ये किसके द्वारा रिलीज करा जाता है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा यह आंकड़ा मंथली, मासिक स्तर पर जारी किया जाता है। मासिक स्तर पर। और ये क्या करता है? खुदरा स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को मापता है। खुदरा स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को मापता है। होने वाले परिवर्तन को मापता है। वहीं WPI क्या होता है? थोक स्तर पर केवल वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को मापता है। थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमत में होने वाले परिवर्तन को मापता है। वस्तुओं की कीमत में होने वाले परिवर्तन को मापता है। और यह आंकड़ा जो है वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया है। इसके द्वारा? वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। पहले अगर हम आपसे बातचीत करें, भारत सरकार के द्वारा WPI, इसी को हम शॉर्ट में WPI कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? CPI। तो पहले के टाइम पर सरकार क्या करती थी? आज के 15 साल पहले WPI के बिहाफ पर सरकार पॉलिसी बनाती थी। लेकिन चूंकि WPI में सेवाएं रखी नहीं गई थी, और आजकल हम अपनी, अब देखो, संचार सेवा है, पर्यटन सेवा है, परिवहन सेवा है, इसी तरीके से शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, बैंक, बीमा, ये सब क्या है? हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ये सब क्या है? सेवा की कैटेगरी में आती है, सेवा क्षेत्र में आता है। और हमारी इनकम का एक बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र की वस्तुओं का कंजम्पशन करने पर खर्च होता है। तो इसलिए हमने इसको क्या किया? इसको शामिल कर लिया। इसीलिए CPI के बिहाफ पर आज के समय में सरकार पॉलिसी बनाती है। ठीक है। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को हुआ। तो राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को नहीं, 1 जनवरी 1949 को हुआ था। 1949 को हुआ था। पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। ठीक। दूसरा कह रहे अकाउंटिंग ईयर, ये पहला स्टेटमेंट है और ये दूसरा स्टेटमेंट है। दूसरा क्या कह रहे हैं? कह रहे अकाउंटिंग ईयर ऑफ RBI इज अप्रैल मार्च। तो अभी RBI का जो लेखा वर्ष है वो वर्तमान समय में अप्रैल से मार्च हो गया, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हो गया। मतलब दूसरा कथन सही है। तो केवल जब कथन 2 सही है तो ओनली बी हो जाएगा, मतलब 16 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। और RBI की स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी RBI एक्ट 1934 के द्वारा, 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को, 1935 को। पहले कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर था, बाद में इसका हेडक्वार्टर कहां हो गया? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर हो गया। और आज के समय इसके गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा जी। संजय मल्होत्रा जी इसके गवर्नर है। ठीक। पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो फर्स्ट गवर्नर की बातचीत करें तो फर्स्ट गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। सॉरी, कौन था? तो हम कहेंगे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ क्या थे? RBI के पहले गवर्नर। दूसरे कौन थे? जेम्स टेलर। दूसरे गवर्नर कौन थे? जेम्स टेलर। और तीसरे कौन थे? तो तीसरे थे CD देशमुख साहब। ये तीसरे CD देशमुख थे और ये पहले भारतीय गवर्नर भी रहते।
आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख साहब थे, और ये 1943 से लेकर 1949 तक आरबीआई के गवर्नर रहते हैं। मतलब स्वतंत्रता के समय आरबीआई का गवर्नर कौन रहता है? तो सीडी देशमुख साहब रहते हैं। याद रहेगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक मुद्रा कहलाती है? व्यापक मुद्रा कौन कहलाती है? तो हमारे यहाँ मुद्रा आपूर्ति के लिए जो फार्मूले हैं, तो एक तो M0, एक M1, एक M2, एक M3 और एक M4। ठीक, ये है। ठीक, पहले ये चार थे, बाद में M0 को भी ऐड कर दिया गया। तो अभी हम डिटेलिंग नहीं करेंगे, हम यहां पर बता रहे हैं, यहां पर जो M0 है या M1 अगर होता, M1 को हम कहते हैं नैरो मनी। क्या है? नैरो मनी, नैरो मनी। और इसका फॉर्मूला होता है C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब हम लोगों के पास जो कैश होता है, जो हम लोग घरों में अपनी जेब में अपने बटुए में लेकर चलते हैं। डीडी का मतलब होता है जो हम लोग पैसा कहां रखते हैं, जो हम लोग पैसा रखते हैं अपने जो हम पैसा रखते हैं अपने सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में। और ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट के बारे में जब हम आपसे बातचीत करते हैं, आरबीआई की अन्य जमाओं को ओडी के रूप में ट्रीट करते हैं। वहीं अगर हम आपसे बातचीत करें, M3 जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको ब्रॉड मनी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ब्रॉड मनी कहते हैं, विस्तृत मुद्रा कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो हम कहेंगे M1 प्लस टोटल डिपॉजिट विद M1 प्लस टर्म डिपॉजिट करेंगे, टर्म डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक, देखो ये फॉर्मूला होता है, इसको याद ही करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। वैसे मैं अगर चारों फॉर्मूला कहो तो लिख दूं, चारों फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो M1 का फॉर्मूला तो हो गया। M2 का फॉर्मूला क्या होता है? M2 इज इक्वल टू होता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। ठीक, M2 हो गया, M3 हो गया, ये M3 हो गया। M3 का फॉर्मूला। M4 क्या होता है? M4 का मतलब होता है M3 प्लस, यहां पर कहेंगे ये M1 प्लस टोटल डिपॉजिट विद, हाँ M3 कर लो, M3 होता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, ये हो गया M4। ये हो गया M4। तो M3 को कहते हैं ब्रॉड मनी और M1 को कहते हैं नैरो मनी। तो ब्रॉड मनी विस्तृत मुद्रा क्या होती है? M3, और नैरो मनी क्या होती है? M1। ठीक है, चलो। अकाउंटिंग ईयर ऑफ आरबीआई इज, आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है? तो मैंने अभी कहा है कि आजकल आरबीआई का जो लेखा वर्ष हो गया है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का हो गया। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहे कि मिलाना है। ये क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन फिजिकल मैप। कह रहे कि भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? भौतिक मानचित्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है। ठीक है, चलें आगे। तो हम कहेंगे देखो क्या क्या है, तो पर्वत को दिखाया जाता है, पठार को दिखाया जाता है, मैदान को दिखाया जाता है, महासागर को दिखाया जाता है, देश या राज्यों की सीमाएं दिखाई जाती हैं। बताओ क्या क्या होता है? तो कहोगे सर देश या राज्यों की जो सीमाएं होती हैं ये राजनैतिक नक्शे पर दिखाया जाता है। जो पॉलिटिकल मैप होता है, जो पॉलिटिकल मैप होता है उसमें दिखाया जाता है, भौतिक वाले पर नहीं। तो मतलब ये नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन पर्वत होगा, पठार होगा, मैदान होगा, महासागर होगा, इनको क्या किया जाएगा? इनको आप देखोगे भौतिक मानचित्र में, भौतिक नक्शे पर दिखाया जाता है। मतलब आपसे बात करें तो 19 नंबर का भी। और ये क्वेश्चन आपका सही नहीं, ये वाला है। पूर्ण गरीबी का अभिप्राय है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी? तो कहेंगे एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति अपनी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त नहीं कर पाता, उसको कहते हैं गरीबी। न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त ना कर पाना ही क्या कहलाता है? न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त ना कर पाना ही गरीबी कहलाता है। तो क्या कह रहे हैं? देखो कह रहे हैं कि पूर्णतः गरीब लोगों की संख्या के रूप में, वर्तमान मूल्य स्तर के रूप में गरीबी, बेरोजगारी स्तर के रूप में
गरीबी और जीवन यापन हेतु आवश्यक न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के रूप में गरीबी। तो आवश्यक न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव ही क्या कहलाता है? गरीबी कहलाता है। और भारत की जो गरीबी है वो मुख्यतः यही वाली गरीबी होती। यही वाली गरीबी कौन होती? भारत की मुख्यतः गरीबी होती। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 20, मतलब एक क्वेश्चन गड़बड़ हो गया ना, ये वाला क्वेश्चन जो था ये एरर हो गया, मतलब ये टाइप ही गड़बड़ है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। जब मैं हटा दे रहा हूं तो अब ये 20 क्वेश्चन हो गए। तो ये आज के सेशन में हम करें, थोड़ा सा हमने जल्दबाजी की, जल्दी की, लेकिन एक्सप्लेनेशन में कोई कमी नहीं करी। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप सब लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, है ना, और लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। और आज का सेशन यहीं तक है, मिलते हैं अगले क्लास में। सबको धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत नमस्कार सबको।